अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। एएमयू में पढ़ने वाले एक हिंदू छात्र ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के छात्रों ने तमंचे के बल पर उसकी पिटाई की है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि उसके हाथ से कलावा भी काट दिया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ बवाल, विश्वविद्यालय प्रशासन पर उठे सवाल। वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझे मारपीट की इसने मेरे साथ। क्या एएमयू में पढ़ना होगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना होगा? तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर से जुड़े विवाद के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। एएमयू में एमटेक के एक हिंदू छात्र का मानसिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया, जिसने आरोप लगाया है कि मुस्लिम छात्रों ने तमंचे के दम पर उससे दुश्मन देश के समर्थन में नारे लगवाए हैं। यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। इतना ही नहीं, इस छात्र के हिंदू प्रतीकों को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। आरोप है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगवाने के साथ ही आरोपियों ने उसका कलावा भी उतार लिया था। शाहिल ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उसकी बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी गई। वो काफी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा। इस पूरे विवाद में विश्वविद्यालय प्रॉक्टर और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र का आरोप है कि प्रॉक्टर कार्यालय ने उसकी शिकायत बदली, जिसका एएमयू के प्रॉक्टर ने खंडन किया है। जहाँ तक के मेरे पास को खबर है उसमें इस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी मुलाकात भी उस लड़के से हुई थी, उसने ऐसी कोई बात उस वक्त तक के नहीं बताई है। लेकिन एएमयू के जिस छात्र पर आरोप लगे हैं उसने पैसे चोरी करने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है। कुछ असामाजिक तत्व इस मसले में कॉमनल एंगल देना चाहते हैं और झूठ बोल के वो फंसाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल झूठी बात। आप पूरे हॉल के किसी भी छात्र से या निवासी से आप पूछ सकते हैं, आसपास के सभी लड़कों से पूछ सकते हैं। और अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है या कुछ बात होती है तो आप मुझ पर एक्शन ले सकते हैं। मामला पेचीदा है और अब सुर्खियों में आ गया है, राजनीतिक हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं लगातार बीच बीच में सर उठाती रहती हैं। हम समझते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त हमारी सरकार नहीं करेगी। ऐसी घटनाओं की कठोर निंदा होनी चाहिए। दोनों तहरीरों पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत पर हर किसी की नजर है। यूपी समेत देश भर में उनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। 5वें दिन भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह का इलाज जारी है, जहां उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम में समाजवादी पार्टी के समर्थक के ये आंसू समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से इनका जुड़ाव दिखाता है। मुलायम सिंह भले ही बीमार हैं, ये समर्थक भले ही अस्पताल में उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। ये चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। ये सभी नेताजी की अच्छी सेहत के लिए कामना कर रहे हैं। नेताजी हम लोगों के बीच आए और हम लोगों को मार्गदर्शन करें, यही हम लोगों की भावना है। करोड़ों लोगों, करोड़ों किसानों, नौजवानों की आवाज़ नेताजी पूरे देश में, हम ही नहीं बल्कि आज अगर पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है कि नेताजी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच आए। मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से लगातार 5 दिन से मुलायम सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 दिन का हेल्थ बुलेटिन में क्रिटिकल शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी मुलायम सिंह की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें जीवन रक्षक दवाओं के सहारे रखा गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के दोबारा स्वस्थ होने के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। कानपुर में सपा संरक्षक मुलायम सिंह की तबीयत में सुधार और दीर्घायु के लिए हवन पूजन का आयोजन किया गया। मैं ईश्वर से चाहता हूं कि जल्दी स्वस्थ हो और हमारे बीच आए, क्योंकि उनकी हमें बहुत आवश्यकता है। पिछले 3 दशक की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा समय शायद ही कभी आया था जब मुलायम की सेहत इस कदर नासाज रही हो। हर तरफ खामोशी हो,
और सबके हाथ उनके लिए दुआओं में उठ रहे हों। तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों से हैं, जहां जुमे की नमाज में नेताजी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की गई। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं और अस्पताल के बाहर उनके समर्थक अपने योद्धा के लिए हर उस दर पर दुआएं मांग रहे हैं जहां उन्हें मुराद पूरी होने का भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर जीवन रक्षक दवाएं उनको दी जा रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे और मुलायम सिंह की अच्छी सेहत के लिए कामना की। मुलायम के चाहने वालों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। लगातार दूसरे दिन मेदांता अस्पताल से एक जैसी खबर आई है। हालत नाजुक है, ऐसे में मिलने वालों का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर मुलायम सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अखिलेश यादव को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुलायम की खराब सेहत ने सबको चिंता में डाल रखा है। पक्ष विपक्ष के तमाम सियासी नेता उनके लिए दुआओं में जुटे हैं। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नेतृत्व और उनका संघर्ष और उनके जीवन को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में फिर से दिखें। भाजपा विधायक अतुल गर्ग ने भी मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी अस्पताल जाकर मुलायम सिंह का हाल जाना और नेताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक के लिए पार्टी का हर समर्थक, हर प्रशंसक इस वक्त सिर्फ एक ही मिशन में जुटा है और वो है नेताजी के लिए दुआओं की कोई कमी न रहने पाए। भरोसा है कि ये दुआएं हर हाल में कबूल होंगी। गुरुग्राम से बीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई शहरों में छापेमारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 शहर शामिल हैं। आईटी डिपार्टमेंट की रेड लखनऊ के व्यापारी विवेक लधानी और सौरभ लधानी के ठिकानों पर की गई है। सात ठिकानों पर नॉन स्टॉप छापेमारी। दिल्ली से आगरा तक खोज जारी। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम ने यूपी, दिल्ली और हरियाणा के कुल 7 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे लधानी ग्रुप के ठिकानों पर एक साथ मारे गए। लधानी ग्रुप के प्रदेश में कोका कोला बॉटलिंग के कई प्लांट के साथ ही नोएडा, गुरुग्राम और लखनऊ में रियल एस्टेट का कारोबार है। आयकर विभाग की टीम ने आगरा के लाजपत कुंज में जैसे ही छापे की कार्रवाई शुरू की, कोठी के सारे गेट बंद हो गए। छापेमारी के लिए पहुंची टीमों को देखकर कॉलोनी में आसपास के लोगों में खलबली मच गई। बड़े कारोबारी उद्योगपतियों में से एक गुलाब चंद्र लधानी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और ऐसे में इस समय इनकम टैक्स की 3 से 4 टीमें तमाम कागजात खंगाल रही हैं। तमाम तरह का जो इंटेरोगेशन है लधानी परिवार के लोगों से कर रही हैं। ये आप जो घर देख रहे हैं ये लाजपत कुंज में है। B9 गुलाबचंद लधानी की कोठी का नंबर है और यहाँ इस समय सुबह सुबह रेड ये पड़ी है। तमाम जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो HR नंबर, DL नंबर की, ये इसमें इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। बरेली में आयकर विभाग की टीम 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची और छापा मारते ही फैक्ट्री के सभी गेट बंद करा दिए। फैक्ट्री कर्मचारियों को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। यहाँ पर गार्ड है, ये गार्ड हैं यहाँ पर, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। भाई कुछ बताएंगे कितने लोग हैं, क्या है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कुछ बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। तो कितने बजे टीम आई थी? आप 10 बजे आए थे, तो किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है क्या? अच्छा, तो देखा आपने, बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि मैं 10 बजे आया था लेकिन टीम उससे पहले आ चुकी थी। तो फिलहाल अभी किसी भी तरीके का कोई बयान किसी का भी सामने नहीं आया है। इनकम टैक्स ने कई शहरों में एक साथ छापेमारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, IT सिटी, नोएडा, ताजनगरी, आगरा, बरेली, उन्नाव, दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में लधानी ग्रुप के
ठिकानों पर छापेमारी हुई। आयकर विभाग की टीम ने कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम और डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर तहसील परिसर में कुछ वकीलों ने एक वकील की जमकर पिटाई कर दी। जिस वकील की पिटाई हुई उनका नाम राजेंद्र यादव है, जिस पर ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसी बात से नाराज कुछ वकीलों ने आज तहसील परिसर में वकील राजेंद्र यादव को पकड़कर पीट दिया। तो वकील राजेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक सपा विधायक की मौजूदगी में एक बयान दिया था, लेकिन पिटाई के बाद आरोपी वकील ने कैमरे के सामने अपने बयान के लिए माफी मांगते हुए क्षमा याचना की। यानी कि पहले उटपटांग बोला, मार खाई और माफी भी मांगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला अदालत ने शिवलिंग संरचना की कार्बन डेंटिंग कराए जाने पर फैसला टाल दिया है। और इस मामले में अब कोर्ट 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी, जिसको हिंदू पक्ष ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान वजूखाने में मिली आकृति फव्वारा है या शिवलिंग, अब इसका फैसला 11 अक्टूबर को होगा। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी। इस पर अदालत से फैसला टल गया है और इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले में 5 महिलाओं की ओर से वाद पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने कार्बन डेटिंग को लेकर वादी पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वक्त मांगा है, लिहाजा अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। कि हमने शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की कोई बात नहीं कही है। शिवलिंग के इर्द गिर्द के जितना एरिया है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की है और शिवलिंग को किसी भी वैज्ञानिक माध्यम से बिना उसको क्षति पहुंचाए उसकी जांच की जाए। ये स्टेटमेंट हमने कोर्ट के पटल पर रखा। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में कुल 5 वादी महिलाएं हैं, जिनमें से 4 वादी महिलाओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग के लिए याचिका दी थी। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से मुख्यवादी राखी सिंह के वकील की तरफ से इसका विरोध किया गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग का विरोध किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने वादी हिंदू पक्ष से 2 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। पहला, क्या कथित शिवलिंग की संरचना इस मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा है या नहीं। दूसरा, क्या कोर्ट वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी कर सकता है। इसके पहले वजूखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे, जिस वजह से कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा दोपहर बाद कड़ी कर दी गई। वहीं अदालत में सुबह से ही इस मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। किसी शहर में जब कोई नई कॉलोनी बन रही होती है, किसी मोहल्ले का नाम रखा जाता है तो एक से एक अच्छे नाम रखे जाते हैं, साज सज्जा होती है, रंग रोगन करवाया जाता है। नरकपुरी, कीचड़ नगर, दुर्गंधशील कॉलोनी, बदबू विहार। क्या आपने कभी किसी इंटरनेशनल फेम वाले शहर में ऐसे नाम सुने हैं? आगरा से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नरकपुरी, कीचड़ नगर, दुर्गंधशील कॉलोनी, बदबू विहार, धिनौना नगर, नाला सरोवर और उपेक्षित नगरी। अगर आपको लगता है कि ये किसी की चूक है या ये नाम गलती से लिख दिए गए हैं, तो आप इस कॉलोनी की हालत देखिए, मामला आप खुद ही समझ जाएंगे। यूपी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आगरा में गंदगी, जलभराव और सड़क न बनने से परेशान लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम बदल दिए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगा दिए हैं। लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम अब घिनौना नगर, नरकपुरी, दुर्गंधशील कॉलोनी और बदबू विहार रख दिया है। ये हालात तब हैं जब इन कॉलोनियों में एक घर इंटरनेशनल क्रिकेटर दीपक चाहर का भी है। यहाँ पर उसकी माँ रहती हैं। काफ़ी समय से हम लोग प्रयास में हैं इस चीज़ के कि यहाँ पर ये 100 फुटा का जो रोड है जो निकलना चाहिए, लेकिन न तो प्रशासन साथ दे रहा है, न कोई नेता साथ दे रहा है, न कोई विधायक साथ दे रहा है। कल एमएलए बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में, आप लोगों ने उन्हें वोट दिया तभी तो वो जीती हैं, तो क्या कहती हैं वो? सर वो तो मिलने से भी इनकार कर देती हैं, एक आध 2 बार मुलाकात भी हुई है, तो उन्होंने खाली आश्वासन के अलावा और कोई चीज़ नहीं दी है उन्होंने।
आगरा के अवधपुरी दोरैठा में करीब 2000 मकान हैं, जिनमें 12,000 लोग रहते हैं, जिनका दावा है पिछले 14 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब थक हार कर लोगों ने कॉलोनी के नाम बदल दिए हैं। लोगों ने अपने घरों पर बदले हुए नामों के पोस्टर लगाए हैं। इसके अलावा जगह जगह साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। पर परेशानियां तो उठानी पड़ती है, क्योंकि जैसे हम एक्टिवा लेके जाते हैं तो एक्टिवा रुक जाती है, 4 व्हीलर रुक जाती है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गुहार लगाई है कि भाई हमारे यहाँ पर ये सब ठीक किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। प्रशासन से लगातार साफ सफाई और स्थिति ठीक कराने की मांग की जाती है, लेकिन इन लोगों को आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जो भी जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी हैं इस खबर का संज्ञान लें और यहाँ जो स्थिति नरक से भी बदतर हो रखी हुई है वहाँ जो विकास कार्य जो प्रस्तावित हैं वो कराएं, ताकि इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो सुगम हो सके। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। वहीं लखनऊ में कल से 81वें दिन भारत रोड कांग्रेस की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का कहना है कि इस बार यूपी को ये मौका मिला है, जो खुशी की बात है। इस कार्यक्रम में सड़कें कैसे अच्छी बने, गांव तक वर्ल्ड क्लास सड़क कैसे बने, इससे काफी मदद मिलेगी। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी, उनसे जानेंगे। जितिन जी, एक बड़ा अचीवमेंट है, 11 वर्षों बाद ये IRC उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वाले वर्ष के लिए में उत्तर प्रदेश मेजबानी करेगा इस IRC अधिवेशन का। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है। देश के और दुनिया से तमाम विशेषज्ञ, अभियंता, मैन्युफैक्चरर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोग, उनका समागम होता है और विचार विमर्श 3 दिन तक यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में होगा। ये सौभाग्य की बात है। नई तकनीकें, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, बेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस और ख़ास तौर से भारत की जो समस्याएं हैं, जो हमारी ग्रामीण सड़कें हैं, उनको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए क्या नई चीज़ ला सकते हैं। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में मिक्स ट्रैफिक है, उसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि कैसे और बढ़िया सहूलियत। सेफ्टी एक बहुत बड़ा आप देखते हैं कि कंसर्न हो गया है, तो सेफ्टी के परिप्रेक्ष्य में ये सभी विशेषज्ञ जो आएंगे और मंथन करेंगे, तो पूरा विश्वास है कि नया एक नीति निकलेगी, नए ऐसे चीज़ें, पेपर्स, रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट होंगे। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल से 3 दिन के कानपुर दौरे पर आ रहे हैं। कानपुर प्रांत के सभी जिलों के स्वयंसेवक और शिक्षार्थी संघ प्रमुख के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच चुके हैं। 9 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर कानपुर में 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं। एक फूलबाग में वाल्मीकि विकास परिषद का और दूसरा मोतीझील में केंद्रीय वाल्मीकि मेला उत्सव समिति का। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि समस्याएं बहुत हैं, जिनका हल ना बसपा सरकार में हो पाया, ना सपा सरकार में। समाज की ओर से संघ प्रमुख मोहन भागवत को ज्ञापन देने की तैयारी भी हो रही है। तो 3 दिन के कानपुर के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 9 से 11 अक्टूबर तक उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जो वाल्मीकि समाज वहां रहता है वो भी मोहन भागवत से मिलेगा और ज्ञापन सौंपेगा कि जहां वो रह रहे हैं वहां पर व्यवस्थाओं का बड़ा गड़बड़ माहौल है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर के प्रवास पर आ रहे हैं। इसे लेकर संघ ने एक कार्यक्रम की रूपरेखा खींची है। आज से स्वर संगम घोष शुरू हो रहा है। हमारे साथ प्रांत प्रचार प्रमुख अनुपम जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुपम जी, किस तरह से पूरे प्रोग्राम की आपने रूपरेखा खींची? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत का स्वर संगम घोष शिविर नाम से या घोष शिविर है। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक यह रहने वाला है। ये हम सबका सौभाग्य है कि इसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जो संघ के सर्वोच्च अधिकारी हैं वो अभी रहने वाले हैं। उनके ये समाज के बीच में 2 कार्यक्रम हैं। बाकी स्वयंसेवकों के बीच में जो घोष शिविर में शिक्षार्थी आएंगे उनके बीच में उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। 2 कार्यक्रमों में 9 तारीख को उनका वाल्मीकि समाज ने उनका एक कार्यक्रम लिया है। नाना राव पार्क में उनका एक कार्यक्रम 9 तारीख को है
और 10 तारीख को स्वर संगम घोष शिविर, इसका समापन कार्यक्रम है एसडी कॉलेज के प्रांगण में। तो ये दोनों जो कार्यक्रम हैं ये सामान्य समाज के लिए हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई, हम देख रहे हैं तमाम वाद्य यंत्रों को रखा गया है। मकसद क्या है इस प्रदर्शनी का? प्रदर्शनी का ये है कि नई पीढ़ी संगीत को समझे। जो आज संगीत दिख रहा है वो संगीत नहीं है। अब मैं तो उतना संगीत का ज्ञाता नहीं हूँ, राजेश्वर आचार्य जी से आप लोगों को वही भाव है कि समाज के लोग संगीत के नई पीढ़ी उसको जाने, समझे और उसको करे। कानपुर में आज एसपी के निर्देश पर रिजर्व पुलिस लाइन में हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान पुलिसकर्मी को दंगे के दौरान टीयर गैस कैसे चलाई जाती है इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है। तो सीतापुर के अंबरसराय में बारिश के चलते हमेशा फायर करते समय 3-4 चीजों का ध्यान कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हवा का रुख, दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग चल रही है और किधर को बह रही है, पता लगा भीड़ पे आपने फायर किया। देखिए किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है दंगों से निपटने के लिए, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप ही परेशान हो जाओगे। टीयर गैस के गोलों को किस तरीके से छोड़ा जाना है विकट परिस्थितियों में, वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें कानपुर से जो आई हैं हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हवा का रुख, हवा किधर से चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।